नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड नॉर्सेट व अन्य नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा की डेफिनेशन के साथ साथ जितने भी जैसे रिस्क फैक्टर है, इटियोलॉजी है, साइन एंड सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, पैथोफिजियोलॉजी, सब के बारे में बात करेंगे, जो कि जिनसे रिलेटेड नॉर्सेट व अन्य नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं डेफिनेशन की, तो अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ऑफ एयरवे caused by allergic response of bronchi, resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstrictions, congestions and thickening of walls of bronchi and accumulations of mucous membrane। ठीक है दोस्तों, अस्थमा एक रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे जैसी डिजीज है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एलर्जी की वजह से जो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में जो म्यूकस वहाँ पे जमा हो जाता है प्लग, और जिसकी वजह से कंजेशन या थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ब्रोंकी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं दोस्तों कोज एंड इटियोलॉजी के बारे में। तो कोज एंड इटियोलॉजी में सम फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है। बात करें जैसे कि चेंजेस इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड में आपको देखने को मिलता है, साथ साथ में चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, मोस्टली ड्राई में भी आपको अस्थमा जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। फिर बात करें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जैसे कि सिगरेट या इंडस्ट्रियल स्मोक, उसमें भी अस्थमा एक होने के मुख्य रीजन रहता है। फिर बात करें एलर्जिक इन्हेलेशन, अगर किसी को पर्टिकुलर चीज़ से या थिंग से एलर्जी है और वही उसने इनहेल कर ली, तो भी अस्थमा का एपिसोड आपको देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस या इमोशनल अपसेट की वजह से भी आपको अस्थमा देखने को मिल सकता है। मेडिकेशन जैसे कि NSAID ड्रग का लॉन्ग टर्म यूज़ करना, जिससे अस्थमा हो सकता है। साथ साथ में बीटा ब्लॉकर्स जैसी ड्रग में भी आपको अस्थमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की। तो रिस्क फैक्टर में आपको सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, रिस्क फैक्टर में हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, पैसिव स्मोकिंग, ओबेसिटी, अर्बन लिविंग, लो बर्थ वेट और रेगुलर यूज ऑफ NSAID ड्रग, ये रिस्क फैक्टर है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ अस्थमा की। दोस्तों, अस्थमा दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है और दूसरा इंट्रिंसिक अस्थमा होता है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा मतलब जो कोज है वो एलर्जिक या एलर्जन है, और इंट्रिंसिक अस्थमा में जो कोज होता है वो नॉन एलर्जिक होता है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वीजिंग, कफ ऑल नाइट और अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा कफ देखने को मिलता है। चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलेगी। डिस्निया या मीन्स पेशेंट ब्रीथलेसनेस, सांस से भरने लग जाएगी, उखड़ने लग जाएगी। प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन, हाइपोक्सीमिया, रोंकाई, साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अटैक ऑफ अस्थमा में बी फॉर फ्यू मिनट्स टू आवर्स। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा की। तो पैथोफिजियोलॉजी में एक्सट्रिंसिक अस्थमा की बात करें तो एलर्जिक या एलर्जन एंटीजन की वजह से, IgI एंटीबॉडी या स्टिमुलेट होने की वजह से। IgI जैसे एंटीबॉडी स्टिमुलेट होगी तो बेसोफिल्स होगी। बेसोफिल्स और मास्ट सेल दोनों ही क्या करती है दोस्तों, केमिकल मेडिएटर रिलीज करती है, जैसे कि हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन्स और ल्यूकोटेरिन्स जैसे हिस्टामिन ये केमिकल मेडिएटर रिलीज करती है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से डिस्निया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है और ये अस्थमा प्रेडिस्पोज करता है। फिर बात करते हैं इंट्रिंसिक या नॉन एलर्जिक अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलिन का रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। फिर बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, स्पायरोमेट्री, एबीजी में आपको हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा, और इंक्रीज PCO2 भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। फिर बात करें चेस्ट एक्सरे में आपको हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। फिर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपको रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूमोनिया, स्टेटस एस्थमेटिकस, कार्डियक अरेस्ट और एटलेक्टेसिस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। बात करें मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स लेते हैं, जैसे बीटा एगोनिस्ट है। उसमें क्या होता है, द कोज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर, जैसे बात करें साल्बुटामोल, फॉर्मेट्रोल और एल्बुटरॉल। फिर बात करते हैं जेंथिन डेरिवेटिव्स की। जेंथिन डेरिवेटिव्स में ये भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। जैसे बात करें थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन और डेरिफाइलिन जैसी ड्रग्स रहती है, जो कि जेंथिन डेरिवेटिव्स रहती है। फिर बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की। तो एंटीकोलिनर्जिक में द एक्शंस ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। एंटीस्पास्मोटिक एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एट्रोपिन सल्फेट जैसी जो ड्रग्स है वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, जिसमें आपको जो
स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगी, साथ साथ में जो म्यूकस सिक्रेशन है वो भी कम कर देगी। बात करें ल्यूकोट्रिएंस रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रिएंस बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। ल्यूकोट्रिएंस हैव ए की रोल इन इन्फ्लामेशन। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ल्यूकोट्रिएन को बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन, और ल्यूकोट्रिएंस एक मेजर की रोल प्ले करता है इन्फ्लामेशन में। ठीक है दोस्तों, ये इन्फ्लामेशन को सप्रेस करते हैं, जैसे कि बात करें मोंटेलुकास्ट और जाफिरलुकास्ट। ठीक है दोस्तों, ये ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फिर बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड भी एंटी इन्फ्लामेटरी रोल रहता है और एंटी एलर्जिक भी रोल इनके रहते हैं। बात करें मिथाइलप्रेडनिसोलोन या बीटामेथाजोन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जैसे कि बात करें क्रोमोलिन सोडियम, दे स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल की अगर ज़्यादा एक्टिविटीज देखने को मिलती है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड हम दे सकते हैं। ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा है, जिसमें सबसे पहले हम इनहेलेशन ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर और साल्बुटामोल लेते हैं, फिर बाद में ब्रोंकोडाइलेटर इनहेल करवाते हैं, जैसे साथ साथ में इनहेल और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। अगर उससे भी नहीं फर्क पड़े तो हम इनहेल ब्रोंकोडाइलेटर के साथ साथ में इनहेल हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड भी इनहेल करवाते हैं। अगर उससे भी फर्क ना पड़े तो फिर इनहेल हाई डोज स्टेरॉइड के साथ साथ में ब्रोंकोडाइलेटर के साथ साथ में जेंथिन डेरिवेटिव और जेंथिन डेरिवेटिव के साथ में, अगर उससे भी फर्क नहीं पड़े तो हम एडिशनल ओरल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट था अस्थमा के बारे में। इससे रिलेटेड एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।